नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इंद्रेश कुमार के बयान से जुड़ी हुई। इंद्रेश कुमार के बयान पर आरएसएस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इंद्रेश कुमार ने जो कहा, आरएसएस का आधिकारिक बयान नहीं है, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि राम भक्ति करने वालों में अहंकार आया। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि अहंकार करने वालों को राम ने 241 सीट पर ही रोका। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जानकारी ये आ रही है, बताया ये जा रहा है कि दरअसल ये आरएसएस और संघ का आधिकारिक बयान नहीं है। और वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने कहा, संघ प्रमुख का बयान सरकार को लेकर टिप्पणी नहीं थी। भागवत ने कहा था, सेवक अहंकारी नहीं हो सकता। तो देखिए, फिलहाल सूत्रों के हवाले से संघ का जो रुख सामने आ रहा है, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर लगातार यह बयान सुर्खियों में था और ऑपोजिशन भी भारतीय जनता पार्टी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर हमलावर नजर आ रहा था। अब मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि संघ प्रमुख का जो बयान था वो सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं थी। भागवत ने दरअसल ये कहा था कि सेवक अहंकारी नहीं हो सकता, जो अहंकारी हो गया वो फिर सेवक नहीं हो सकता। इस बयान पर ऑपोजिशन ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा था और अब आरएसएस की तरफ से यह कहा गया है कि मोहन भागवत का बयान सरकार को लेकर टिप्पणी नहीं माना जा सकता। और आइए आपको आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी हंगामा मचा है। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा, तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़े। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। तो ये आरएसएस और बीजेपी के दोनों का अहंकार है, दोनों का घमंड है, दोनों का भ्रष्टाचार है, दोनों की नफरत है, जिसको देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। ये एक दूसरे का नाम लेकर के न्यूज तो बटोर सकते हैं, लेकिन जनता जानती है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों के अहंकार ने देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है, देश की बेटियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, देश के किसानों के फसलों पे सही जो मूल्य है उन्हें नहीं मिलने दिया है, उन पर अत्याचार किया है। ये दोनों ही लोग संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण विरोधी हैं और नहीं चाहते कि कास्ट सेंसस हो। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जनता रिजेक्ट कर रही है। ये आपस में एक दूसरे को कहने से न्यूज़ होती है और कुछ नहीं होता।
तो इंद्रेश कुमार के बयान पर विपक्षी नेताओं ने कैसे हमला किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आरएसएस जो सोच रहा था वो हो नहीं पाया और इनको किराने लगा दिया। और इससे ज़्यादा समझने के लिए रह गया कि जब जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि अब आरएसएस की बैसाखी पर हम नहीं अपने बूते पर खड़े हो गए, तो एक तरह से झिड़क दिया है, एक तरह से दुत्कार दिया है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और इंद्रेश कुमार जी को ये पूछना चाहिए या भागवत जी को कि आपकी ज़रूरत नहीं तो ज़बरदस्ती क्यों आप बीजेपी के पीछे लगे हुए या समर्थन कर रहे हैं। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश है, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। केरल में 31 जुलाई से आरएसएस की समन्वय बैठक, ये बड़ी जानकारी आ रही है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी शामिल होंगे। पलक्कड़ में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी ये बैठक और बैठक में संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है जिसको लेकर चर्चाएं भी की जा रही हैं, क्योंकि इधर लगातार आरएसएस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिन पर सियासत गर्म है। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोद, पहला सार्वजनिक कार्यक्रम ये कह सकते हैं हम किया जा रहा है चुनाव के नतीजों के बाद, इसको लेकर क्या डिटेल्स आ रही हैं सामने? देखिए, केरल के पलक्कड़ में जैसा कि आपने बताया 31 तारीख से लेकर 2 अगस्त तक, 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ये समन्वय बैठक होनी है। इसमें संघ के 36 अनुसांगिक संगठन हिस्सा लेते हैं और बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री और कुछ अन्य संगठन मंत्री जो होते हैं, सह संगठन मंत्री वगैरह, वो हिस्सा लेते हैं। और उसमें साल भर के अगले 6 महीने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है और योजनाएँ दी जाती हैं कि ये काम करना है। ये एक रेगुलर बैठक है और साल में 2 बार होती है। उसी सिलसिले में ये बैठक होने जा रही है। अभी पिछली जो बैठक हुई थी दिसंबर में हुई थी, दिसंबर महीने के अंत में हुई थी और अगली बैठक जो है जुलाई में होने जा रही है केरल में। लेकिन जहाँ तक बात है कि चुनाव में नतीजे आने के बाद ये बैठक हो रही है, तो निश्चित तौर पे समीक्षा इसमें हो सकती है, क्या कारण रहे, कैसे कारण रहे, इन सब मुद्दों पे भी चर्चा हो सकती है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, जो उनके अधिकारी हैं, वो अपनी बात भी बीजेपी के सामने रख सकते हैं और बीजेपी भी अपनी बात आरएसएस के सामने रख सकता है। तो ये एक तरह से समन्वय बैठक है जो रेगुलर है और होता रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि चुनाव के नतीजों के बाद ये हो रहा है, इस लिहाज से ये बहुत अहम हो जाता है। यहाँ चुनाव के नतीजों के बाद हो रहा है। अमोद, बहुत शुक्रिया, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। साथ ही जिस तरह के बयान हाल ही में सामने आए, उसके बाद भी इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। नतीजों को लेकर पार्टी में मंथन का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद से पार्टी में मंथन का दौर जारी है। हार को लेकर लखनऊ में प्रदेश पार्टी मुख्यालय में बैठकें चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले अवध क्षेत्र के और फिर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशियों के साथ संवाद कर हार के कारण खोजने की कोशिश की। अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने संजय राउत को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया। राणे ने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं।
लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में नेताओं के बीच जुबानी घमासान तेज हो गया है। संजय राउत ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को राजनीति का विलन कहा, तो उसके जवाब में नीतीश राणे की प्रतिक्रिया सुनिए। संजय राउत ये महाराष्ट्र के राजनीति का कुछ जोकर है। अगर आपको अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब विलन लगते हैं तो फिर आप कलीना के हयात में उनको क्यों मिलने गए थे, कौन से विषय को मिलने गए थे? बीजेपी नेता नीतीश राणे का आरोप है कि वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को महाराष्ट्र में बसाया जा रहा है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही नीतीश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए, मेरा ऐसा बोलना। हिम्मत ही बची नहीं कि उसको मालूम है उनके 9 के 9 सांसद ये उनके वोट बैंक के वजह से नहीं जीते हैं, कांग्रेस के वोट बैंक के वजह से जीते हैं, तो इसलिए वो इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ सूखी धमकियां हैं। और थोड़ी देर में इटली की पीएम मेलोनी से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। G7 बैठक में भाग लेने के लिए इटली में है प्रधानमंत्री। G7 के AI को लेकर सत्र में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। G7 सभा स्थल पहुंच गए हैं मोदी और इस वक्त लगातार अब इंतजार उस बात का है जब वहां से तस्वीरें आना शुरू हो गई और TV9 भारतवर्ष सबसे पहले वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा। G7 की हम बात कर रहे हैं। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात की है। साथ ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की और सबसे खास बात, पीएम यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले। उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बातचीत हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर प्रहार किया। ये रिपोर्ट देखिए। नीट विवाद में अब अलग अलग हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, बल्कि सभी मामलों की सुनवाई एक साथ सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को संबद्ध करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को 2 हफ्तों में नोटिस का जवाब देने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बीच कांग्रेस ने एनटीए पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 24 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। ये सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है, ये हमने कल सुना और देखा। और नीट विवाद पर याचिकाकर्ता के वकील से TV9 ने बात की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आपकी जो याचिका थी उसमें क्या मांग की गई सुप्रीम कोर्ट से? मैंने उसमें 6 प्रेयर्स मांगी हैं कोर्ट से। एक तो कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट नीट 24, एक है कि रीशेड्यूल ऑफ द एग्जाम इमीडिएटली, और थर्ड है कि जो लोग वहाँ बिहार में FIR रजिस्टर हुई है शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में, उसकी इंक्वायरी इमीडिएट, उसमें SIT फॉर्म की जाए और इंक्वायरी करके लोगों को पनिश किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की ओर से क्या इन परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है? इसमें ऐसा है, गाइडलाइंस डिफरेंट केस में डिफरेंट टाइम में होती रही हैं, कई केसेस हुए हैं, लेकिन जो ये इशू अराइज हुआ है, आप मेरी सुन लीजिए। व्हाट आई हैव डिमांडेड फ्रॉम द कोर्ट, मैंने कोर्ट से ये डिमांड किया है कि पहले जो है इसका देखा जाए कि इसमें पेपर लीक आगे ना होना पाए, उसके लिए गाइडलाइंस दी जाए एनटीए को भी और अदर डिपार्टमेंट जनरल भी, कि पेपर लीक ना हो पाए, ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जाएं। जैसे उसमें अभी तो ओपन नहीं किया कि वो कैमरास लगे होने चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए, प्रॉपर यानी भविष्य के लिए भी बेहतर व्यवस्था हो जाए, इसकी मांग आपने सुप्रीम कोर्ट से की है। देश भर में नीट एग्जाम विवाद को लेकर छात्र नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज नीट यूजी के छात्रों से मिलने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। नीट परीक्षा फिर से कराने और परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग तेज हो रही है। इसी मांग के साथ नीट यूजी के छात्र और एक प्रतिनिधिमंडल आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मिलने पहुंचा। मुलाकात करने वालों में उज्जैन से आए छात्र हर्ष दुबे शामिल थे, जिसका सेंटर कन्नौज में था। शिक्षा मंत्री ने पहले दोनों बच्चों से अकेले में मुलाकात की, उसके बाद उनके साथ आए पेरेंट्स की भी शिकायत सुनी गई।
हमने कहा कि सर जो पेपर लीक वगैरह हुआ उस पर भी एक्शन किया जाए, और जो आपने वो उसका ग्रीस मार्क वाला किया है वो बहुत अच्छा आपका डिसीजन रहा है। और उन्होंने कहा अभी हम दोबारा से मंत्री पदभार संभाला है तो हम इस चीज पे भी सब चीजों पे एक्शन जल्द ही लेंगे। छात्रों की समस्याएं सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी की नई सरकार ने शपथ लेते ही युवा सपनों पर फिर से प्रहार करना शुरू कर दिया है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने आए छात्रों और सामाजिक संगठनों से जुड़े सदस्यों से टीवी 9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बातचीत की। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। हमारी मेन डिमांड है, सबसे पहले रीनीट होनी चाहिए। 24 लाख लोगों की करा पाए तो बहुत अच्छा। एटलीस्ट 2 लाख जो टॉप एस्पिरेंट्स है, जो कि सारी रैंक का जो प्रॉब्लम आ रहा है वहीं आ रहा है, तो 2 लाख लोगों की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमारा ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चलेगा गोधरा में जो बच्चे पकड़ाए हैं चीटिंग करते हुए, उनको ये बोला गया था कि आपको OMR खाली छोड़ के आ जानी है। तो इसलिए हम ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं कि आने वाले टाइम में OMR में ऐसा कोई छेड़छाड़ ना हो पाए। इसलिए OMR में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट बच्चा कर रहा है उसका एक ऑप्शन हो, उसके लिए बच्चे को 15 मिनट दिए जाए, इन्विजिलेटर उसको ड्यूली साइन करे। वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि NTA ने कुछ गलत नहीं किया। मैं कहता हूं अगर NTA ने कुछ गलत नहीं किया तो एक बार CBI जांच हो जाए, फिर आप उनको सर्टिफिकेट देते रहना। ये ज्ञापन हम देंगे और हमारी मांग है कि तुरंत जो है काउंसलिंग रोकी जाए। काउंसलिंग अगर चलती जाएगी तो जो चोर हैं वो डॉक्टर बन जाएंगे। 16-16 घंटे पढ़ के जो ईमानदारी से बैठे हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इमीडिएटली रोकी जाए। अरे 1563 को हमने ग्रेस मार्क दिया था, उन्हीं का हम एग्जाम करा रहे हैं। ये आई वॉश है, 1500 लोगों का मामला ही नहीं है, ये मामला 24 लाख लोगों का है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी नीट अभ्यर्थी सड़कों पर नजर आए। टीवी 9 संवाददाता शुभम ने उनसे बात की। क्या डिमांड्स है आपकी? सर हमारी बस यही डिमांड है कि हम भी चाहते हैं कि जैसे 1500 बच्चों का री एग्जाम हो रहा है तो हमारे साथ भी न्याय किया जाए, मतलब हमें भी फिर से मौका दिया जाए पेपर देने का। आप बताएं आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी, क्या डिमांड है आपकी? सर रीनीट होना चाहिए। रीनीट होना चाहिए। होना चाहिए। आप? हमारा भी यही कहना है कि जो नीट हो रहा है वो सबका हो, नहीं तो OMR शीट की रीचेकिंग हो और न्यू रिजल्ट जारी हो। क्या? फिर से पेपर होने चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती मकोरिया। मैं चाहती हूँ नीट फिर से हो। आप? हाँ नीट डबल केस हो, हम भी यही चाहते हैं। कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग और कुछ सूचना मिली आप लोगों को इसे लेकर? कहीं दिल्ली से भी आप लोगों ने बातचीत की हो? हम 5-6 दिन से कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं मिला हम लोगों के लिए। आप लोग, आपके पेरेंट्स कितने परेशान हैं इस पूरे रिजल्ट के बाद? बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत बुरा भी लग रहा है कि हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हमारा फ्यूचर भी खतरे में है। हमें चाहते हैं कि नीट होना चाहिए फिर से। हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। अभी ऐसा हो रहा है तो आगे चल कर क्या होगा? हमारा भविष्य पूरे खतरे में पड़ा हुआ है। पुलिस ने नीट परीक्षा में नकल कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने गुजरात के गोधरा से आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। नीट परीक्षा में धांधली के आरोप में छात्रों के प्रदर्शन के बीच गुजरात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गुजरात पुलिस ने आरोपी शिक्षक को 7 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। पूरे नकेल गिरोह का मास्टरमाइंड एक कोचिंग का संचालक है। कोचिंग संचालक ने नीट परीक्षा केंद्र में ड्यूटी कर रहे टीचर के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। उसको कुछ बच्चों की डिटेल्स भेजी थी। आरोपी टीचर ने नीट परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल से मिलकर पेपर लीक कराया था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस जांच में टीचर के पास से बच्चों की लिस्ट मिली है। उसमें बच्चों के नाम के आगे भूरे और काले घेरे और कोड TB और PR लिखा हुआ है। इसमें TB का मतलब तुषार भट्ट का छात्र, PR का मतलब परशुराम रॉय का छात्र। पुलिस के मुताबिक आरोपी तुषार भट्ट नीट परीक्षा के एक दिन पहले परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा के घर पर पहुंचा था। फोन और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे आरोपी आरिफ वोरा के संपर्क में था। मामला सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने घर में लगे CCTV कैमरे की DVR डेटा को भी फॉर्मेट कर दिया है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में सट्टा बाजार के नेटवर्क को ध्वस्त करने की पहल की गई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सट्टेबाजों से 15 करोड़ नगद बरामद किए हैं। रुपयों का ये अंबार उज्जैन पुलिस के हाथ लगा है, जिसकी दिन रात गिनती की जा रही है। दबिश के बाद पुलिस ने करीब 15 करोड़ रुपए बरामद किए हैं, जिसमें 7 देशों की विदेशी करेंसी भी शामिल है, जिसकी कीमत लाखों में है। सट्टा बाजार में इस नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। बहुत बड़ी मात्रा में
14 करोड़ 58 लाख रुपीस कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में होगी। उज्जैन पुलिस को खबर मिली थी कि मुसद्दीपुरा के रहने वाले सट्टेबाज पीयूष चोपड़ा के घर पर पैसे जमा किए जा रहे हैं, जिसके बाद वहां छापा मारा गया। पुलिस ने पीयूष के कृष्णा पार्क स्थित मकान पर भी दबिश दी और वहां से भी नोटों का अंबार पाया गया। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले कई दिनों से जुआ, सट्टा और संगठित अपराध के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उज्जैन में सट्टेबाजों के खिलाफ यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। राजस्थान के जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार ठेकेदार पदम चंद जैन को ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया। अदालत ने जैन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने इस मामले में पीएचईडी के ठेकेदार पदम चंद जैन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया गया है। पदम चंद जैन जल जीवन मिशन के ठेकेदार पीयूष जैन का पिता है। सूत्रों की माने तो ईडी अब बाप बेटे को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। ऐसे में अहम खुलासे होने के बाद ईडी कुछ और लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने साल 2023 में पदम चंद जैन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस रेड के दौरान 48 लाख कैश, 1 करोड़ 73 लाख रुपए बैंक बैलेंस, बेनामी जमीनों के कागजात और डिजिटल एविडेंस बरामद हुए थे। जल जीवन मिशन से जुड़े करीब 630 करोड़ रुपए के घपले के मामले में पदम चंद जैन का बेटा पीयूष जैन पिछले 3 महीने से जेल में बंद है। आरोप है परमचंद जैन की कंपनी ने फर्जी जल जीवन मिशन के तहत जो टेंडर हासिल किए उसके लिए उसने रिश्वत दी थी। आरोप है कि रिश्वत देकर उसने रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट हासिल किए और इसी आधार पर उसे टेंडर मिला। TV9 से बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कहा उन्होंने। ममता बनर्जी ने पुलिस का राजनीतिकरण किया है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, कहा सुकांत मजूमदार ने। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हमारे साथ हैं। सर, कल बीजेपी वाले जो पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा भी उसके विक्टिम्स को लेकर ले जा रहे थे पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मुलाकात कराने के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, पुलिस उनको रोक दिया। ये कहा कि वहाँ पे धारा 144 लागू है। देखिए, कल जो घटना घटी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, हमारे जिन कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ है, जिनके ऊपर मारपीट हुआ है, उनके परिवार के महिलाओं के साथ कुछ जगह में बदसलूकी भी हुई है, उनको लेकर महामहिम राज्यपाल के पास जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें रोका गया, तो ये पूरी तरीके से कि डेमोक्रेसी की मर्डर है, डेमोक्रेसी को क्रूसीफाई किया गया है कल। और पुलिस का क्या कहना है कि वहाँ पे 144 इम्पोज है। तो मैं पुलिस को बोलता हूँ, आपको कितने विजुअल्स फोटो चाहिए, आपको दिखाता हूँ। वही जगह पे अभिषेक बनर्जी ने पिछला जो पूजा का ये था समय था, उससे पहले वहाँ पे अभिषेक बनर्जी ने धरना किया है। तो 144 इम्पोज जहाँ पे आप बोल रहे हैं, वहाँ पे अभिषेक बनर्जी ने धरना किया लोगों को लेके। तब 144 कहाँ गया था? क्या स्विट्जरलैंड चला गया था हनीमून मनाने के लिए 144? तब तो आप 144 इम्पोज नहीं कर रहे थे। आज ये दर्शाता है कि पुलिस किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा पॉलिटिसाइज हो चुका है। अभी भी उनके घरों में जाकर उनके माता पिता जो है उनको धमकाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार भी किया जा रहा है। और बहुत सारे जगहों में बर्धमान से लेकर कूच बिहार से लेकर हमारे कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस में रहने के लिए मजबूर है। कलकत्ता में महेश्वरी भवन में हमारे कार्यकर्ताओं को हमने रखा है। मैं गया था मिलने के लिए उधर। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी श्रीनगर में होंगे। 21 जून को यह कार्यक्रम शेर कश्मीर सेंटर में होगा। उनके श्रीनगर दौरे को लेकर कैसी तैयारी की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। तैयारियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये आदेश जारी किए हैं कि ये जो समारोह है सुरक्षित और सफलपूर्ण हो, उसके चलते तमाम इंतजामात को चाक चौबंद किया जाए। इस बीच जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वो एथलीट्स को लेकर योगा डे के तौर पर जो है तैयार करें। और साथ ही साथ एसपीजी भी यानी कि जो सुरक्षा के हवाले से कार्य है उसके हवाले से भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। और एसपीजी
इसी वीकेंड में जो है यहाँ श्रीनगर पहुंचकर SKICC को टेक ओवर करेगी और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को योगा डे के हवाले से मौजूद होंगे। एक बड़ा समारोह होगा SKICC में और उसके चलते तैयारियां जो है लगातार शुरू की गई हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ पर हलचल भी देखने को मिलेगी। आपको दिखा दूं खूबसूरत नज़ारा और आप देख सकते हैं SKICC डल झील के सटीक वाला यहाँ पर इलाका है और तमाम सरकारी जो समारोह है वो अमूमन यहीं पे होते हैं। जम्मू कश्मीर के माता खीर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि माता खीर मंदिर बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत खास है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग दर्शन पूजन वहां कर रहे हैं। घाटी की हरी भरी वादियों और चिनार के पेड़ों के बीच मौजूद ये मां खीर भवानी का मंदिर है। कश्मीर की कुलदेवी माता खीर भवानी के दर पर एक बार फिर सालाना मेला लगा है। लोग माता के मंदिर में पहुंचकर आस्था के दीप जला रहे हैं। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रार्थना तो मैं यही करूंगा कि अमन और शांति आ जाए, वही बहार आ जाए 90 से पहले की बहार, जहाँ पे कश्मीरी पंडित मुसलमान के साथ बैठता था, एक ही थाली में खाते थे और लगता नहीं था मुसलमान कौन है हिंदू कौन है। यहाँ एक देवी दुर्गा का भी मंदिर है। देवी दुर्गा के इस मंदिर में देवी की पूजा उपासना माँ रागनी के रूप में होती है। मजा आ रहा है, अभी अच्छा है सब कुछ, लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे, सब अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ किया, सब कुछ किया है। माता खीर मंदिर जम्मू कश्मीर के गांदरबल के तुलमुल में स्थित है। खीर भवानी में कश्मीरी पंडितों का बेहद अटूट विश्वास है। कहते हैं कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद ने भी खीर भवानी मंदिर में आकर साधना की थी। खीर भवानी देवी कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी और आराध्य मानी जाती हैं। कश्मीर के गांदरबल में चल रहे खीर भवानी मेले में राजनीतिक दलों के नेता पहुंच रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी मंदिर पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मेला जारी है। माता खीर भवानी के मंदिर में सियासी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना गांदरबल पहुंचे और माता के दर्शन और पूजा अर्चना की। खीर भवानी की ज्येष्ठ अष्टमी के इस पावन दिन, इस मुकद्दस दिन की सभी कश्मीरी पंडित समाज के भाई बहनों, नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों को मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी खीर भवानी मंदिर पहुंचे। हमारे भाई बहन क्या मांग रहे हैं और चाहते हैं कि घर वापस आए। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला इलाके में खीर भवानी मेला 14 जून से मनाया जा रहा है। जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमलों को देखते हुए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। कुवैत अग्निकांड में जान गंवाने वाले 45 भारतीयों के शव विमान के जरिए कोच्चि लाए गए। कोच्चि एयरपोर्ट पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कुवैत अग्निकांड में अपनी जिंदगी खोने वाले 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर लेकर इंडियन एयरफोर्स का विमान आज कोच्चि पहुंचा, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, केरल के सीएम पिनराई विजयन सहित राज्य के कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। इन 45 भारतीयों में कई लोग तमिलनाडु और कर्नाटक के रहने वाले थे, जिनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस और पुलिस पायलट की मौजूदगी में उनके परिजनों तक पहुंचाया जा रहा है। कोच्चि एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल में पार्थिव शरीर पहुंचने पर वहां मौजूद लोग गमगीन नजर आए। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि भारत सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इंडिया also will play its role very well because we have initiated the graciousness of the government. We have initiated it right from the moment this news was on. भारत अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। इस हादसे में झुलसे लोगों का इलाज कुवैत के अस्पताल में चल रहा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह घायल लोगों से मुलाकात कर वहां के हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हादसे के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत में थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Thanks to the authorities that they did all possible, they took all possible measures and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days.
but on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients. And most of them are likely to be discharged in a couple of days. 24 जून से शुरू होने जा रहे संसदीय सत्र को लेकर कैसी तैयारी है? संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को विपक्ष से क्या उम्मीद है? देखिए ये रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। आंकड़ों के हिसाब से इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है। इस बीच नवनिर्वाचित संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष देशहित के मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग करेगा। ऑपोजिशन रूलिंग दोनों मिलकर ही चलाना होगा और अच्छा बहस हो। डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर हमारा एक अहम चीज़ है जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। संसद का पहला सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का प्रस्ताव भी 25 जून तक दोपहर तक आमंत्रित किया गया है और 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। लोकसभा सत्र के पहले 2 दिन यानी कि 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार की रोडमैप को पेश करेंगी। और सत्र के दौरान 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस पर विपक्षी नेताओं की राय क्या है, सुनिए। संसदीय लोकतंत्र के लिए तो ये बेहद ही खूबसूरत क्षण होता कि विपक्ष की तरफ से या उनके ही अलायंस में जो नॉन बीजेपी है उनके लोग वहां बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली को देखते हुए उनके कार्यकाल में डिप्टी स्पीकर नहीं हुआ। ये अपने आप में वो देखिए संसद की दहलीज चूमते हैं, वो फोटो के लिए अच्छा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के प्रति जो गरिमा का भाव, निष्ठा का भाव होना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। मैं आज भी कहता हूं कि बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है। ये पूरी तरह संभव है कि भारतीय जनता पार्टी टीडीपी में जेडीयू के अंदर डिफेक्शन करा के इनकी पार्टी तोड़ दे। ऐसे में अगर स्पीकर टीडीपी का होगा या जेडीयू का होगा तो वो इस तरीके की इलीगल डिफेक्शन को अलाउ नहीं करेगा, ऐसे सांसदों को डिस्क्वालीफाई कर देगा। इसलिए ये एक सेफ्टी वॉल्व है टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियों के लिए कि सांसद की जो स्पीकर है वो भारतीय जनता पार्टी का ना बने। गर्मी से बेहाल दिल्ली के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। टैंकर के पानी के लिए भी लोगों को भारी मारामारी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें दिल्ली के ओखला इलाके की हैं। हर घर के बाहर गैलन रखे गए हैं। सुबह होते ही लोग इस उम्मीद में घर के बाहर खड़े हो जाते हैं कि इलाके में टैंक आएगा और मोहल्ले के लोगों को पानी मिल सकेगा। एक छोटा आज मिनी टैंकर भेज दिया है, अब देखते हैं इसमें भी पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता। इन्हें जबकि बोला है कि सेम टू जैसे ये बड़ा वाला टैंकर आता है वैसा भेज दें तो यहाँ प्रॉब्लम पूरी हो जानी है, पर ये एक आज बच्चा भेज दिया, वो भी इतनी कंप्लेनों के बाद। कभी कभी इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो जाती है और कई बार धूप में खड़े होने की वजह से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की होती थी, वो लग रहा कि हाँ शायद पानी मिलेगा, लेकिन जब बराबर आता रहे तब। लोगों को रोजाना इसी तरह पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी एक साथ पानी भरने के लिए इकट्ठा होते हैं ताकि इतना पानी मिल सके कि अगले दिन तक घर के लोगों की प्यास बुझ जाए। कोलकाता के एक्रोपोलिस मॉल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें कोलकाता के रूबी मोड़ के पास बने एक्रोपोलिस मॉल में लगी भीषण आग की। दोपहर में भीषण आग लगने से यहां अफरा तफरी मच गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीषण आग को देखते हुए 2 हाइड्रोलिक लैंडर को भी मंगाया गया।
बताया जा रहा है आग का धुआं पूरे मॉल में भरने की वजह से दमकल कर्मी अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए 2 हाइड्रोलिक लैडर के सहारे दमकल कर्मियों ने मॉल का बाहरी शीशा तोड़कर रास्ता भी बनाया ताकि पानी के पाइपों को क्रेन की मदद से आग बुझाने के लिए आसानी से पहुंचाया जा सके। सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। 3rd फ्लोर का मेजनेन पोर्शन में लगा था, 3rd फ्लोर का मेजनेन पोर्शन में, ठीक है। 15 गाड़ियां आई है, 15 गाड़ियां, ठीक। हालांकि आग लगने के बाद पूरे मॉल को खाली करा लिया गया था। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। एक्रोपोलिस मॉल को कोलकाता के सबसे बड़े मॉल्स में से एक माना जाता है। और नीट एग्जाम विवाद को लेकर TV9 भारतवर्ष ने देश के शिक्षा मंत्री से बात की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि 100 दिन के एजेंडे पे सब काम हो रहा है, नई तरीके से बातें भी हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी समस्या आ गई है जिस पे पूरा देश एक तरीके से है। बात हम नीट की कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार इसको देख रही है? देखिए, नीट परीक्षा इस बार 23,33,000 विद्यार्थियों के अंदर कंडक्ट किया गया। पिछले 5 मई को रिजल्ट 4 जून को आई है। कुछ 6 सेंटर में कम समय मिलने की कुछ आपत्ति आई थी। एनटीए ने उनके सामने कुछ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ग्रेस मार्क की रखी। उस ग्रेस मार्क रखने की फार्मूला भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा था सामने, लेकिन उसमें से कुछ और विसंगति ध्यान में आई। कुछ बच्चों की नंबर हाईएस्ट मार्क की ओर बढ़ गया, उसको फिर पुनर्विचार किया गया। कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने हमको पूछा कि इसमें ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या हो। एनटीए ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया। कोर्ट ने जिसको स्वीकार किया है, कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि हाँ, कुछ बच्चों को रीटेस्टिंग कर दो। उन 6 सेंटर की मूल समस्या उसमें समाधान हो गई है। 1-2 जगह की कुछ दुर्घटना की बात आई है, वहाँ की स्थानीय एजेंसी उसमें से नज़र भी रखी है, कुछ कार्रवाई हो रही है। अगर उसमें एनटीए का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं आपको सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूँ। मैंने आज विद्यार्थियों को मिला, उनके अभिभावकों को भी मिला। मैं सबको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। घबराने का कोई कारण नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का ये एलिगेशन है, मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूँ, एलिगेशन है कि पेपर लीक की बात वो लोग कर रहे हैं। सरकार इस मामले को किस तरीके से देख रही है? गंभीरता से लेती हैं। हम पूरा पारदर्शिता चाहते हैं। कोई भी किसी में इन्वॉल्व हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने स्टूडेंट से मिला भी, स्टूडेंट का कहना है कि हमने सर के सामने सारी बातें रखी है, मामला कोर्ट में है। तो क्या सरकार की पूरी नज़र अब कोर्ट पे है या फिर अपनी भी इंटरनल इंक्वायरी के जरिए वो कुछ पता करने की कोशिश दोनों करेंगे? हम दोनों ही कर रहे हैं। देखो, हमको इसको और पारदर्शिता की जब हम कमिटमेंट कर रहे हैं, कोर्ट हमको गाइड कर सकता है। करना तो आखिर एनटीए और सरकार को है। उस काम पे हम जो विसंगति ध्यान में आ रही है, उसको ठीक करने के काम हम निश्चित रूप में करेंगे। इन सब के बीच विपक्ष भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नीट नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मन की हताशा भाव को समझ सकता हूँ। एक लगातार तीसरी बार सत्ता ना मिल पाने की जो दुख है, ये उसमें से झलकती है। हमें किसी चीज़ को छुपाना नहीं है। किसी चीज़ में हमें कोई काम ऐसे नहीं करना जिसमें देश के नागरिकों के अंदर अविश्वास पैदा हो। हमने सारा चीज़ को पारदर्शिता के साथ किया है, कोर्ट की संज्ञान में लेके किया है, और कोर्ट जो कहेगा इसी करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कुंठा को ही दिखा रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से लीक की बात आती है तो क्या रीनीट की भी बात हो सकती है या फिर कोर्ट ही तय करेगा? देखिए, मैंने 4,750 सेंटर में आप 1-2 घटना को लेके इतना सारे विद्यार्थियों के अंदर और अस्वस्थि भाव पैदा मत करो। आज देश की ग्रामीण इलाका का विद्यार्थी भाषाई, आज 14 देश की बाहर की केंद्र में परीक्षा होती है, 13 भाषाओं में परीक्षा होती है। इस बार परीक्षा में बहुत अच्छे प्रदर्शन हुए हैं। इस सारे उत्साह को हमें स्वीकार करना चाहिए। देश में 58,000 नया मेडिकल सीट पिछले 10 साल में खुली गई है। ज़्यादा विद्यार्थी मेडिकल पढ़ें, इसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए 1-2 जगह की दुर्घटना को, जिसको सरकार गंभीरता से लिया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है, आप ऐसे चीज़ों को, किसी अपोजिशन की बातों पे आप विद्यार्थियों के मन में निराशा मत भरो। एक ऐसा भी, हालांकि आंकड़े अपुष्ट हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जिन लोगों ने कोचिंग नहीं किया उनके भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुए हैं। कहीं कोचिंग और नॉन कोचिंग के बीच की लड़ाई तो नहीं बन कर रह गई है? अब देखिए, ये जो सारे कोर्ट पे पिटीशन लेके गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये तो कोई लोग तो वो बड़ा पारदर्शी तरीके से किए हैं। जिनकी धंधा बंद होगी वो तो नुक्स निकालेंगे ना।
कुछ ना कुछ तो एक प्रेशर करने के लिए कोशिश करेंगे ना, वही हो रहा है। एक आखिरी सवाल, TV9 भारतवर्ष के माध्यम से देश के तमाम बच्चों और उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज भी अभिभावक और बच्चों को मिला है, उनको भी निवेदन किया, उनको आश्वस्त किया है। मैं आपके माध्यम से देश भर की नीर से जुड़े हुए विद्यार्थी और उनको अभिभावकों को निवेदन करता हूँ, सरकार 100% पारदर्शिता की पक्ष में है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति, पूरा इंक्वायरी में कोई भी व्यक्ति, वहाँ के स्थानीय शासन ने और जो 2 जाके की घटना में, वो सब अलग अलग घटना है, सारे घटना को वहाँ के स्थानीय सरकार ने संज्ञान में लेके कार्रवाई भी किया है। इस सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है, कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है और साथ ही कुछ गड़बड़ियां जरूर मिली हैं जिसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों से भी उनकी बातचीत हुई है और उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बड़ी बातें कही हैं और इसको लेकर ये स्पष्ट किया है कि कार्रवाई की जा रही है और हर शिकायत पर निगाह है। विद्यार्थी जो हैं उनसे भी मुलाकात की है, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, लगातार वो अभ्यर्थी सामने आकर अपनी बात को कह रहे हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों से मुलाकात की है धर्मेंद्र प्रधान ने और उन्होंने कहा है कि हमने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी इन शिकायतों को हम पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, जिसकी गलती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा। इधर महाराष्ट्र के पुणे में एक प्राइवेट बस में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बस जलकर खाक हो गई। चलती बस बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि बस का पुर्जा दहक रहा था। जहां से देखिए, जिधर से देखिए, केवल आग ही आग। सड़क पर बस में आग लगी है या फिर आग में बस घुस गई, अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीच सड़क पर आग का ऐसा तांडव जिसने भी देखा सहम गया। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में नासिक फाटक के पास बस में आग लग गई। बीच सड़क पर बस धू-धू कर जलने लगी। हालांकि गनीमत रही कि ड्राइवर ने बस को नियंत्रित कर लिया और बस पलटने से बच गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लग गई और देखते ही देखते आग भीषण हो गई। बस में कई यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सभी यात्रियों को सही सलामत बस से बाहर निकाल लिया गया। बस में भीषण आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाती तब तक बस पूरी तरह से जल चुकी थी। इसकी वजह से नासिक फाटक के पास यातायात को रोक दिया गया था। राजौरी के जंगल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया गया है। वन विभाग ने लोगों से आग को लेकर अंधविश्वास न फैलाने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जंगलों में काफी भीषण आग लग गई है। आग के चलते भारी नुकसान होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आग कई एकड़ वन भूमि तक फैल गई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में पौधे और झाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं के चलते आग बुझाने में रेस्क्यू कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद सेना की मदद से सुबह के समय आग पर काबू पाया जा सका। प्रशासन लोगों से अंधविश्वास न फैलाने की अपील कर रहा है। ये जो मान्यता है कि आग लगने से जो है आगे मानसून में बहुत अच्छा घास आता है, हमारे मवेशी जो है उनके लिए घास बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल गलत जो है ट्रेडिशन है। आप नहीं जानते कि आपकी जो है आग लगाने से, बस उस घास के लिए आपकी आग लगाने से कितने जो है छोटे छोटे वन प्राणी हैं, छोटे छोटे जो हमारे जो एनिमल्स हैं, जंगली एनिमल्स हैं, बड़े तो भाग जाते हैं बट छोटे एनिमल्स जो हैं वो नहीं भाग पाते हैं। और जो हमारे जो बर्ड्स होते हैं उनका जो है, उनके नेस्ट वगैरह जो है नष्ट हो जाते हैं। वो बहुत दुखदाई होता है, एक उससे काफ़ी दर्द भी होता है।